भाई जल्दीबाजी भी रहती है कि जल्दी से जल्दी हम शपथ लें ताकि ये खाता होता जो है 2 करोड़ 1 करोड़ का क्या हो, तभी तो खर्चा करेंगे। और इधर तो वार्ड का चुनाव ही नहीं हुआ, मैंने 1/2 वार्ड मेंबर ही नहीं है, तो कहाँ से काम चलेगा। शपथ नहीं जब तक कि 2/3 नहीं, तो प्रधान जी उपाय करते हैं कि 2-4 जो वार्ड खाली है वहाँ से 1-2 लोगों को आपका पैसा भी देते हैं कि चलो तुम पर्चा भर दो, तुम विरोध चुन लिए जाओगे, कोई तुम्हारे विरोध में खड़ा, पर्चा भी भरवाते हैं, पैसा भी देते हैं। और तब जब आपका वार्ड का चुनाव हो जाता है, वार्ड मेंबर का, लोग जीत जाते हैं, तब शपथ होती है। अब एक नियम और बना लीजिए तब डायरेक्ट चलेगा। अगर प्रधान का चुनाव किसी कारण से न हो, ध्यान में रखिएगा, या और वार्ड मेंबर की संख्या भी 2/3 से क्या होगा, तो सारी शक्ति प्रधानों की राज्य सरकार ले लेती है और राज्य सरकार एक प्रशासक नियुक्त करती है और वही प्रशासक प्रधान जी के कार्यों को करता है। यानी कि प्रधान जी के कार्यों को कौन करने लगा इस बीच, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक। प्रशासक मतलब सरकारी अधिकारी, सरकार द्वारा। अब कितने दिनों तक ये प्रधान जी का काम करेंगे, 6 माह। कितने दिन, अगर 6 माह के अंदर चुनाव हो गया तो ये प्रशासनिक जो समिति है ये भंग और प्रधान जी को चार्ज दिया जाएगा, और नहीं होता है तो 6 माह तक तो सरकार। इस समय यही नियम अपनाया गया है, प्रधान का अधिकार छीन लिया गया, प्रधानी चली गई, तो अब प्रधान के सारे अधिकार और कार्य कौन पा लिया, प्रशासनिक अधिकारी। और राज्य सरकार ने किसको सौंप दिया, अब इतना समय कहा कि गांव का विकास करे, प्रशासनिक अधिकारी। प्रधान जी रहते तो 2-4 शौचालय बनवा देते, और शौचालय क्या करते, पैसा 2-4 खा भी लेते, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी और प्रधान जी तो रहे नहीं समय। तो आपका गांव से जुड़ा है, थोड़ा अच्छा भी लगेगा भाई पढ़ने में, क्योंकि आपका केवल कानून ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, व्यवहार भी बताया जा रहा है। तो यही आपका जब प्रधानी का खत्म होने का कार्यकाल आता है तो कई प्रधान कई लाख निकाल लेते हैं। मनरेगा में तो रोड बनाना है, 10 दिन पहले लाखों निकाल लिए प्रधान, जांच हो रही है कौन कौन निकाल। देखिए आगे भाई आपका अब सही रहेगा कि प्रधान का चुनाव नहीं हो पाएगा तो क्या, देखिए खंड 2 देखिए, यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो राज्य सरकार या इसके द्वारा तदर्थ, मैंने तदर्थ मतलब एढ़ार ना, तो उसको लिख लीजिए, तदर्थ मतलब एढ़ार को पूछा जाता है। बताइए तो एढ़ाक जज या तदर्थ जज कहाँ नियुक्त किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, दोनों। सतर्क होकर बताइएगा। हाँ, ये नहीं कि कौन सा अनुच्छेद है, 127 इसको पूछा जाता है, हाई कोर्ट में नहीं, केवल कहाँ, तो एढ़ाक जज। उसी प्रकार तदर्थ मैंने कुछ समय के लिए, तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रधान का चुनाव नहीं हुआ या मेंबर में 2/3 नहीं, और 2 मेंबर भी नहीं है, 2/3 से कम है, तो राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा और स्थायी रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, तो राज्य सरकार डीएम को जिसको चाहे अधिकार दे, तो आदेश द्वारा क्या कर सकता है, तो वही समिति बनाई जाएगी जो प्रधान का कार्य करेगी। देखिए आज प्रशासनिक समिति, इसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए ऐसी संख्या में
जैसी वह उचित समझे और मने योग्य क्वालिफाई व्यक्तियों और प्रशासक नियुक्त कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार को दो पावर, या तो प्रशासनिक समिति बना दे या प्रशासक नियुक्त कर दे। तो जो प्रशासनिक समिति बनेगी वह गांव के लोगों से मिलकर बनेगी, और किन लोगों से मिलकर बनेगी? जो मेंबर नियुक्त होने की क्या रखते हो योग्यता, और कितनी संख्या रहेगी जितना राज्य सरकार क्या करे नियम। फिर एक बात समझिए, अगर प्रधान का चुनाव नहीं हो पाया है या 2/3 मेंबर नहीं है तो राज्य सरकार स्वयं कर सकती है आदेश, या किसी अधिकारी को एडहॉक रूप में क्या कर सकती है नियुक्त। इसके लिए नियुक्त करेगी। तो गांव में जो लोग मेंबर का चुनाव लड़ सकने के क्या है योग्य, उनको उनसे एक क्या बना सकती है प्रशासनिक समिति, या गांव के लोगों को बाहर करके और किसके नियुक्त कर दे प्रशासक। तो प्रशासक सरकारी अधिकारी हो। देखिए आगे अगला देखिए तीसरा खंड, प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक। तो फिर बताइए तो प्रशासनिक समिति के सदस्य किन्हें बनाया जाएगा? गांव के लोगों को कि सरकारी कर्मचारी? तो गांव के किन लोगों को? जो मेंबर का चुनाव लड़ने के योग्य हो कि अयोग्य। और प्रशासक किसको बनाया जाएगा? सरकारी अधिकारी। सतर्क रहना दोनों अलग। प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक 6 माह से अनधिक। तो बताइए फिर अभी तो 6 माह से अनधिक का मतलब क्या? 6 माह से अधिक, 6 माह या 6 माह से कम? 6 माह या 6 माह से कम से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा राज्य सरकार उपधारा 2 में निर्दिष्ट आदेश से विनिर्दिष्ट करे पद धारण करेगा। यानी कि चाहे प्रशासनिक समिति हो या प्रशासक हो, ये लोग प्रधान का काम कितने दिन तक करेंगे? 6 माह। कितने दिन? अगला देखिए खंड 4, उपधारा 2 के अधीन प्रशासनिक समिति या प्रशासक की नियुक्ति पर ऐसे नियुक्ति के पूर्व ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य के रूप में चुने गए व्यक्ति यदि कोई हो, ऐसे प्रधान या यथास्थिति मेंबर नहीं रह जाएंगे और सारा कार्य और अधिकार किसमें निहित हो जाएगा प्रधान और मेंबरों का? तो आपका इसी प्रशासनिक समिति में या प्रशासक। तो बता ही दिया गया, पहले ही सामान्य बातों में बताया गया कि जब प्रशासक या प्रशासनिक समिति नियुक्त हो गई तो क्या प्रधान और मेंबर के कर्तव्य अधिकार विशेषाधिकार बचे रहेंगे कि समाप्त होंगे? और प्रधान के सारी कार्य अधिकार विशेषाधिकार सब पैसा वैसा कहाँ चला जाएगा? प्रधान जी के खाते में नहीं। अब कौन इसका यूज करेगा? या तो प्रशासनिक समिति या कौन? प्रशासन। कौन करेगा? प्रधान जी नहीं, अब उनके अधिकार खत्म। 5वां खंड देखिए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक समिति का प्रशासक सम्यक रूप से संगठित ग्राम पंचायत समझी जाएगी। यानी कि अब प्रशासक को ही प्रधान ग्राम पंचायत मान लिया जाए। अब आइए, है नहीं लेकिन माना जाएगा, समझा जाएगा। यानी कि वास्तव में प्रधान जी नहीं है। प्रधान जी का कार्य कौन कर रही है? या तो प्रशासनिक समिति या कौन? प्रशासक। लेकिन माना जाएगा कि ये ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत में जितना प्रधान जी कर सकते हैं, ये प्रशासक या प्रशासनिक समिति भी उतना कार्य करने का क्या रखती है? हक रखती है। इसमें कोई शक नहीं। अगला ये प्रतिबंध यह है कि उपधारा 2 के अधीन प्रशासनिक समिति
या प्रशासक की नियुक्ति के पश्चात यदि किसी समय राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि ग्राम पंचायत को उचित रूप से संगठित या गठित करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वह चुनाव कराएगी और चुनाव के बाद प्रधान जी शपथ ले लेंगे, तो प्रशासनिक समिति और प्रशासक होंगे कि हट जाएंगे। अब तो प्रधान जी चुनाव के बाद फार्म में आ गए, चुनाव के बाद क्या आ गए, आपका हार में आ गए, तब क्या हो सकता प्रशासक। इसके बाद 6वां खंड देखिए, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवा प्रधान की पदावधि ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेएस3 में पूछा जाता है खंड 6वां से कि ग्राम प्रधान की अवधि, ग्राम प्रधान की पदावधि बताइए। तो आपका एक ही लाइन जवाब रहेगा, ग्राम प्रधान की पदावधि तब तक रहेगी जब तक कि ग्राम पंचायत की अवधि रहेगी। तो ग्राम पंचायत की अवधि सामान्यतः 5 साल, कितने साल, तो प्रधान जी भी सामान्यतः कितने साल, 5 साल, लेकिन बीच में भी हट सकते हैं ग्राम प्रधान जी। आपका बताइए तो कि कितने तरीके हटाने के बताए गए थे, रखिए 3। पहला तो अयोग्य हो गए, और दूसरा ग्राम सभा हटा दे, और तीसरा कौन, राजद। तो प्रधान जी को ग्राम सभा हटा सकती है, तो पहली बैठक चुनाव के कितने दिन के बाद ही होगी, 2 साल, यानी कि 2 साल तक आपका ग्राम सभा प्रधान जी का कुछ बिगाड़, हाँ राज्य सरकार बिगाड़ सकती है, और अयोग्य हो गए तब भी बिगड़ जाएगा, लेकिन ग्राम सभा को पावर नहीं। चलिए आपका धारा ये 11B हो गया, काफी अच्छा प्रावधान था ये, और इसको प्रयास ये करिए, भाई रट्टा तो नहीं मार सकते, दिमाग में बैठाइए, ताकि यूपी के मेंस में एक बार और आपको पढ़ाया जाएगा तो आपका गलत ना हो, मैंने अच्छे से इसको लिखना है। अब अगली धारा देखिए भाई, आपका धारा 11D, कतिपय पदों को एक साथ धारण करने पर प्रतिबंध, यानी कि आपका कुछ 2 या 1 से अधिक पद धारण करने पर रोक लगाई गई है। तो कौन कौन सा पद एक साथ धारण नहीं किया जा सकता, कम चांस है, बस ज्ञान के लिए पढ़ा दिया जाए एक बार। कोई व्यक्ति एक साथ ग्राम पंचायत का प्रधान नहीं होगा, यानी कि क्या 2 जगह से प्रधान हो जाएंगे, नहीं। 1 से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होगा, तो क्या 2 जगह से मेंबर का चुनाव जीतेंगे, नहीं। ग्राम पंचायत का 2 जगह से सदस्य नहीं होगा, और 1 से अधिक ग्राम पंचायतों में कोई पद धारण नहीं करेगा। आपका अगर पद धारण कर लेता है तो आपका सभी पद क्या हो जाएंगे, रिक्त, सावधानी बरतनी। अब थोड़ा इसी को संविधान में जोड़िए, ये इसमें पूछा जाता है, क्या एक ही व्यक्ति एक साथ 2 सदनों का सदस्य हो सकता है, हो सकता है, लेकिन एक आपका छोड़ना पड़ेगा। तो वही समय पूछा जाता है कि एक साथ लोकसभा का जीत गया राज्यसभा, तो कितने दिनों के अंदर उसे निर्वाचन आयोग को कहना पड़ेगा कि ये पद छोड़ रहा है, नहीं तो एक रिक्त हो जाएगा, या दोनों 14 दिन। जैसे कि आपका देखिए, फिर एक बार बताया जाए, जैसे मोदी जी 2 जगह से जीते, लोकसभा का चुनाव आप लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमेशा के लिए आप रहेंगे। 14 दिन के अंदर आपको निर्वाचन आयोग को मैंने बताना पड़ेगा कि हम कहां से अपना इस्तीफा दे रहे हैं और कहां से रहेंगे। तो 14 दिन के अंदर नहीं, तो 14 दिन के अंदर नहीं बताया तो दोनों सीटें क्या होंगी, रिक्त हो जाएंगी। तो उतना नहीं जानना है, लेकिन आपका देखिए शॉर्टकट में संविधान ये जो प्रावधान मैं बता रहा हूँ ये पूछा जाता है।
और संविधान चलेगा तभी डिटेल में हम बता पाएंगे। बस ये जानिए कि संविधान में भी ऐसी व्यवस्था है। अगला देखिए भाई धारा 11 की एक साथ दो पद धारण करने पर रोक। इसको भी छोड़ दीजिए, बहुत ये पूछा नहीं जाता। अब जो आपका पंचायत क्षेत्र की घोषणा धारा, इसके बाद ग्राम पंचायत, अब धारा 12 से पूछा जाता है। आइए ग्राम पंचायत के बारे में आपका अब धारा 12 से क्वेश्चन उठाइए। देखिए क्वेश्चन का मॉडल बना लिया जाए। ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं? ग्राम पंचायत के गठन और कार्यों का उल्लेख। तो एक संस्था मैं बता चुका हूँ, कौन सी? ग्राम सभा। अब कौन संस्था डिटेल में चल रही है? ग्राम पंचायत। लेकिन ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा बहुत तो मैं बता ही चुका हूँ कि ग्राम पंचायत में आपका प्रधान होगा, प्रधान के पदों में क्या होगा? रिजर्वेशन होगा, और प्रधान का चुनाव नहीं हो पाता है तो प्रशासनिक समिति या क्या नियुक्त होगा राज्य सरकार द्वारा? प्रशासन। कितने महीने के लिए? चलिए रट तो रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार पढ़िए ताकि दूसरी बार पढ़िए तो एकदम क्या हो भाई, एकदम दिमाग में बढ़ जाना चाहिए जो भी अब कानून पढ़ा जाए, ये नहीं कि मने न बैठे। अगला देखिए भाई आपका ग्राम पंचायत। तो पहले जब भी ग्राम पंचायत को पढ़िए, आपका नियम ये है कि जब भी ग्राम पंचायत को पढ़िए, अगर आपका परिभाषा में ग्राम पंचायत को परिभाषित कहीं किया गया है तो पहले वो पढ़ा जाता है, और आपका नहीं किया गया है तब सीधे निकाला जाता है। तो देखिए डायरेक्ट आपका धारा 12 ग्राम पंचायत। तो पहला ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा विशेषता जान लीजिए। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारिणी होती है। पहला नियम याद रखिए। किसकी कार्यकारिणी? किसकी ओर से काम करती है? ग्राम। ये ग्राम सभा की मुख्य कार्यकारिणी है। ग्राम पंचायत में कौन शामिल रहता है? तो प्रधान और वार्ड मेंबर। कौन रहता है? पूरे गांव के लोग नहीं, कौन रहता है? प्रधान और कौन? वार्ड मेंबर। ग्राम पंचायत एक कारपोरेट बॉडी है। कारपोरेट बॉडी का मतलब निगमित निकाय है। कौन सा निकाय? ग्राम पंचायत लीगल पर्सनालिटी रखती है। लीगल पर्सनालिटी का मतलब विधिक व्यक्तित्व रखती है। विधिक व्यक्तित्व का मतलब हुआ जो स्टूडेंट्स में पढ़ाया जाएगा कि ग्राम पंचायत अपने नाम से मुकदमा दायर कर सकती है, और ग्राम पंचायत के विरुद्ध, ग्राम पंचायत के नाम के विरुद्ध मुकदमा क्या हो सकता है? ये याद रखिए। इसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है। एक सामान्य क्या रहेगी? मुद्रा रहेगी। शाश्वत उत्तराधिकार, प्रधान जी आएंगे जाएंगे, लेकिन ग्राम पंचायत क्या रहेगी? बनी रहेगी, ये नहीं खत्म होगी। जैसे कि आपका इंग्लैंड के राजा से समझिए, जैसे कि कहा भी जाता है इंग्लैंड के राजा के बारे में कि राजा मर गया राजा चिराई, तो पूछा जाता है। अब आप माने जो आम आदमी रहेगा, कह दिया जाए कि राजा इंग्लैंड का मर गया और राजा चिराई हो, यानी कि लंबे समय तक किए, तो आपका आम आदमी के सामने न कहिएगा जो न जानता हो, वो कहेगा कि उल्लू हो। जब राजा मर गया तो कहाँ से लंबे समय तक जिएगा। लेकिन आपका लीगल भाषा में समझाइएगा, राजा मर गया, इसका मतलब ये हुआ कि राजा का शरीर मरा, यानी कि काय जो था, बॉडी थी, वह खत्म हो गई। राजा चिराई हो का मतलब हुआ कि राजतंत्र हमारे यहाँ या राज मुकुट है, वह विधिक व्यक्तित्व रखता है,
और वह लंबे समय तक राजतंत्र हमारे यहाँ क्या हो, बताया जाएगा जूरिस्प्रूडेंस में भी विधिक का व्यक्तित्व में, सब जूरिस्प्रूडेंस में कवर होगा। तो इसका मतलब दो अर्थ हुआ, राजा मर गया मतलब उसका पार्थिव शरीर मर गया, काय मर गई, लेकिन राजा चिराए हो मतलब कि जो राज मुकुट है, सम्राट जो विधिक व्यक्ति हैं, आप लोग पढ़ते हैं ना, आर बनाम गोविंदा, तो आर मतलब रेक्स, रेक्स मतलब किंग, और किंग मतलब आपका क्वीन भी कह सकते हैं, या रेग कहा जाता है, मतलब कि सम्राट, यानी कि इंग्लैंड में विधिक व्यक्तित्व राजा सम्राट हैं, और भारत में राष्ट्रपति नहीं है बल्कि भारत संघ है। वहाँ मुकदमा कौन चलाता है, सम्राट, यानी कि सम्राट का शरीर मर गया, लेकिन हमारे यहाँ जो सम्राट का ताज है, यानी कि मुकुट है, राजगद्दी है, या हमारे यहाँ आपका गणतंत्र नहीं है, क्या है आपका राजतंत्र, इंग्लैंड के लिए बताया जा रहा है, राजतंत्र लंबे समय तक क्या रहे। तो बताइए भारत में गणतंत्र है कि राजतंत्र, और इंग्लैंड में, और भारत में भी लोकतंत्र, इंग्लैंड में भी, लेकिन गणतंत्र और राजतंत्र में क्या है, वहाँ का जो हेड होगा वह एक ही परिवार का होगा। हमारे यहाँ का जो हेड प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति है, ये कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, बन सकता है। तो भारत में ये देश में आया है, थोड़ा सतर्क रहिए। भारत गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों है। इंग्लैंड आपका लोकतंत्र है लेकिन वह गणतंत्र नहीं है, तो क्या है, आज भी महारानी एलिजाबेथ सेकेंड वहाँ की सर्वे सर्वा। अगला आप देखिए, पंचायत सही रहेगा, ग्राम पंचायत के बारे में बताना। देखिए धारा 12(1) का, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत संगठित की जाएगी, यानी कि राज्य सरकार पंचायत क्षेत्र की घोषणा करेगी और उस पंचायत क्षेत्र के ही नाम पर एक ग्राम पंचायत होगी। अब यहाँ भी आपका बनता है, सतर्क रहना है। अगर पंचायत क्षेत्र में एक से अधिक गांव हैं तो ग्राम पंचायत का नाम किस गांव के नाम पर होगा जिसकी आबादी कम है कि ज्यादा, बस याद रखिए, सही तो बता रहे हैं किस, यानी कि अगर एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक गांव है, देखिए भाई ये भी कंसेप्ट पहले बताया जाए, 1000 पर चलता है। अगर 1000 से कम है आपका वोटर, तो सतर्क ये रहना है कि 1000 से कम है तो वहाँ ग्राम पंचायत नहीं होगी। अब वो ग्राम पंचायत एक दो गांव को मिला करोगी, किसी गांव में क्या होगा, तो मान लीजिए एक गांव की आबादी 2000 है, एक गांव की आबादी 500 है, एक गांव की आबादी 700, तो भाई 700 वाला तो होगा नहीं ग्राम पंचायत। अब नियम जो आ गया, 500 वाला होगा नहीं, तो इन दोनों को क्या किया जाता है, एक ही में समाहित, किस गांव में, या ये दोनों को समाहित कर दीजिए, 500 और 700 हो गया। ये भी हो सकता है, लेकिन हम किस में समाहित करा रहे हैं, बड़े बात। अब इनका ग्राम पंचायत का नाम किस गांव के नाम पर होगा, तो जिसकी आबादी 2000 की है, कि 500 और 700 वाला, किस नाम पर ग्राम पंचायत का नाम होगा, 2000। अब आइए ठीक बता रहे हैं, तो इसी को आगे बढ़ना है भाई। आपका देखिए प्रत्येक खंड का, देखिए प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय हो। अब निगमित निकाय में डिटेल में बताया, फिर यहाँ बता रहा हूँ। निगमित निकाय का मतलब ये हुआ कारपोरेट बॉडी। कारपोरेट बॉडी का मतलब क्या होता है, निगमित निकाय, बात समझ लीजिए क्या होता है। फिर एक बार, निगमित निकाय का मतलब ये हुआ कि ग्राम पंचायत अपने नाम से किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा ला सकती है न्यायालय,
और कोई व्यक्ति अगर ग्राम पंचायत के विरुद्ध मुकदमा लाता है तो उस नाम से ला सकता है। इसके विरुद्ध आपका ग्राम पंचायत। इसी को हम कहते हैं कि ग्राम पंचायत लीगल पर्सनालिटी रखती है, विधिक व्यक्तित्व रखती है। इसी को हम क्या कहते हैं? तो बताइए, भारत में विधिक व्यक्तित्व किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को कि पीएम को कि भारत संघ? कौन है विधिक व्यक्तित्व? और राज्य में राज्यपाल की, मुख्यमंत्री की, उस राज्य का नाम। तो लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, इंग्लैंड नहीं लिखा जाता और इंग्लैंड का भाषा का नहीं। वहाँ विधिक व्यक्तित्व किसको प्राप्त है? सम्राट। तो आइए, ग्राम पंचायत लीगल पर्सनालिटी रखेगी कि नहीं रखेगी? अब लीगल पर्सनालिटी का मतलब ये हुआ कि अपने नाम से क्या दायर कर सकेगी? मुकदमा। और इसके नाम के विरुद्ध भी क्या हो सकता है? बस एक लाइन लीगल पर्सनालिटी याद रखिए, और भले आपका याद हो या न हो। अगला देखिए, खंड सी। किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में इसकी जनसंख्या। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। मैं लगातार बता रहा हूँ कि ग्राम पंचायत इनसे मिलकर ग्राम पंचायत में कौन होंगे? तो ग्राम पंचायत में एक प्रधान जी होंगे और क्या होंगे? वार्ड मेंबर, यानी कि मेंबर होंगे। और मेंबर उन्हीं गांवों से क्या होंगे? चुने जाएंगे। तो रटे रहिए, ग्राम पंचायत में कौन होंगे? प्रधान और कौन? मेंबर। मेंबर की संख्या कितनी होगी? लिस्ट बनी है, देखिए। हाँ, देखिए, अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 तक है तो कितने मेंबर होंगे गांव के? 9। अगर गांव की संख्या 1000 से अधिक किंतु 2000 से अनधिक, यानी 1000 से लेकर कितने के बीच में? 2000, तो कितने मेंबर होंगे? 11। रटते रहिए। 2000 से अधिक किंतु 3000 तक तो 13, और 3000 से अधिक जनसंख्या तो कितने मेंबर? 15। फिर रटिए, तो वार्ड मेंबर कहे जाते हैं। आपका वार्ड मेंबर एक बार बंटवारा कर दिया जाए तब इसको मेंबर बताया जाए। गांव एक बना लिया जाए, ग्राम पंचायत। मान लीजिए ये गांव है, तो गांव है, तो गांव में आपका एक तो पूरा गांव के लिए क्या? तो ग्राम पंचायत गांव नहीं है, क्योंकि कई गांव को मिलाकर ये ग्राम पंचायत बन सकती है, क्योंकि आबादी कम से कम कितना होनी चाहिए? 1000 से कम है तो 2-3 गांव को मिलाकर क्या बना दिया जाएगा? ग्राम पंचायत। तो ये ग्राम पंचायत है। तो एक तो आपका हो गए कौन इसमें? प्रधान। ये तो पूरे गांव ग्राम पंचायत चुनेगी, चाहे 2 गांव हो या 3। और इसमें आपका मेंबर चुने जाएंगे, जिसे आप लोग कहते हैं ये, जैसे कि बार काउंसिल या आपका कचहरी में वोट होता है, तो आपका कहा जाता है कि कार्यकारिणी का सदस्य, गवर्निंग काउंसिल। तो वही गवर्निंग काउंसिल को यहाँ क्या कहा जाएगा? मेंबर। तो जैसे कि आपका मेंबर हो गया, तो ये गांव का हिस्सा बांटा जाएगा थोड़ा थोड़ा भाई। और ये किसमें ये गांव बांटा जाएगा? वार्ड में बांटा जाएगा। और इस वार्ड में अलग से क्या चुने जाएंगे? अब ये मेंबर कितने होंगे, यही पहले लिस्ट बनाना है। तो बताइए, 1000 की आबादी अगर गांव की है तो टोटल गांव में कितने मेंबर? 9। 1000 से अधिक लेकिन 2000 के बीच में तो 11, और 2000 से 3000 के बीच में 13, और 3000 से अधिक तो 15। बस रख डालिए। अगला देखिए भाई, आपका अगला खंड देखिए। ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को ऐसी रीत से
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसको आवंटित स्थानों की संख्या के बीच अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। तो सबसे अच्छा है ग्राम पंचायत का बंटवारा कराइए। जैसे हम उदाहरण बताएं, ग्राम पंचायत का जो वार्ड में बंटवारा होगा तो प्रयास क्या किया जाए कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या भिन्न भिन्न हो कि समान हो। समान हो क्या हो, यानी कि जनसंख्या के आधार पर बंटवारा परिसीमन किया जाता है। इसी प्रकार आपका लोकसभा और विधानसभा में थोड़ा दिमाग लगाइए। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो निर्वाचन आयोग परिसीमन करता है और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष पूछा जाता है। कौन होता है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग। याद रखिए कौन होता है। और ये भी क्वेश्चन आया है कि प्रथम परिसीमन आयोग भारत में कब बना? 1952 में। क्योंकि पहला चुनाव कब हुआ? 1952। तो प्रथम परिसीमन आयोग कब बना? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। तो फिर क्वेश्चन दागा एमपीसीएस में कि प्रथम आपका पूछा गया है कि परिसमापन आयोग परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त था वही प्रथम परिसीमन आयोग का क्या हो जाएगा? पदेन होता है भाई। तो कौन था? एफडीएस में आया, पीसीएस में सुकुमार सेन। फिर एक बार बैक हो, ये देखिए आपका पहले लोकसभा बताया तब फिर ग्राम पंचायत में बैक होते हैं क्योंकि तो संविधान भी कोरिलेट करते रहिए। लोकसभा के जो चुनाव होते हैं प्रत्येक चुनाव से पहले परिसीमन होता है। परिसीमन इसलिए किया जाता है कि जो जनसंख्या में इधर उधर हो गया है, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होगा। कितने लाख? 10 लाख। अब ये है कि कुछ लोग गांव से शहर में बस गए, कुछ लोग जनसंख्या इधर से उधर हो गई, तो ऐसा बैलेंस बनाने के लिए आपका निर्वाचन आयोग परिसीमन करता है और परिसीमन में आपका जनसंख्या का बैलेंस बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये क्षेत्र है पूरा और इस क्षेत्र की जनसंख्या 15 लाख है और इसकी कितना है? 10 ही लाख। तो निर्वाचन आयोग करता क्या है कि आपका जनसंख्या बराबर हो जाए तो ये 10 लाख की जनसंख्या में और क्या करेगा? यहाँ से एरिया ले लेगा और ये एरिया जो लगभग कितना लाख की है? 2.5 लाख, इसमें आ जाएगी इस लोकसभा क्षेत्र में। और अब आपका 15 और 10 25 टोटल, तो 12.5 लाख वोटर माने लोग आपका एक लोकसभा में पड़ गए। यानी कि प्रयास ये किया जाता है कि प्रत्येक लोकसभा में जो जनसंख्या का अनुपात है असमान हो कि समान हो? समान। और ये कार्य कौन करता है? निर्वाचन आयोग। इसके लिए क्या बनता है? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो शपथ से कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग। इसी में नेता परेता अपना भी गणित लगाते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, आपका ये गणित लगाते हैं कि किस जात के लोग किस एरिया में ज़्यादा हैं, किस धर्म के लोग हैं, किस बिरादरी के लोग हैं, और उसी एरिया में अपना निर्वाचन आयोग से गुप्त रूप से जुगाड़ लगाकर, और जो अधिकारी करते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग तो आएगा नहीं, यहीं के अधिकारी रहेंगे, तो जिसकी सरकार रहती है अधिकारियों पर दबाव बनाता है कि इस इलाके में ये वर्ग ज़्यादा है, इसको काट कर आधा इधर कर दीजिए आधा इधर। और ये काम शुद्ध रूप से प्रयागराज में भी हुआ है। प्रयागराज में देखिए आप
आधा हिस्सा प्रयागराज का फूलपुर में चला गया, जबकि नहीं था पहले, और आधा हिस्सा कहाँ रहा? प्रयागराज। तो इससे ये है कि जो पहले जीत जाते थे धर्म जाति संप्रदाय के आधार पर, अब वो क्या हो जा रहे हैं? हार जा रहे हैं। इसीलिए हार जा रहे हैं। ये इलाका कहाँ है? फूलपुर में। ये भी याद रखिए, पहले नहीं था, लेकिन पिछली बार कहाँ चला गया? परिसीमन में कट गया। और ये क्यों काटा? किसके द्वारा काटा गया? निर्वाचन आयोग द्वारा। और निर्वाचन आयोग क्यों काटा? क्योंकि दोनों एरिया की जनसंख्या क्या हो जाए, इसका नुकसान भी होता है। जो मैंने जात बिरादरी धर्म पर चुनाव लड़ते हैं उनको नुकसान होता है इधर उधर होने। तो आपका देखिए फिर एक बार, जो ग्राम पंचायत में वार्ड का निर्धारण होगा वह इस प्रकार होगा कि प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या का अनुपात समान हो कि असमान? समान। और यही काम लोकसभा में भी होता है, विधानसभा में भी होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो भाई देख लीजिए, थोड़ा 2 स्टूडेंट चलेगा भाई, थोड़ा तबियत 1-2 दिन से सही नहीं है, इसीलिए कल बंद भी किया गया था। तो जब तक पूरी तरह सही ना हो जाए 2 ही सब्जेक्ट चलेगा आपका, मैंने स्टूडेंट चलेगा भाई। अब तबियत पूरी तरह सही हो जाए तब आपका 3 सब्जेक्ट चलेगा। तो स्टूडेंट ही थोड़ा ज़्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि वो भी जल्दी निपटे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगाते हैं, ताकि ये आप लोग जब भाई कब मंगाया जाए, मार्च में मंगा लिया जाए, जब कहे तब निकलवा दिया जाएगा। कहेंगे तो 15-20 दिन रुकवा भी दिया जाएगा। तो बताइएगा ना कब कर रहे हैं? मार्च में सोच रहे हैं निकलवा दे भाई, ताकि 1-2 सब्जेक्ट इधर क्या रहे।